नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई सी भी एग्जाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी सब्जेक्ट से। वो मैं आपको लेके आया हूँ। सिर्फ आपको क्या करना है, फटाफट उत्तर बताना है और आपको एग्जामिन करना है, टेस्ट करना है अपने आप को कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने गलत नहीं आते, मतलब कितने आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन की सीरीज है जिसके अंदर आपको फटाफट आंसर देना है। मैं आपको क्वेश्चन के बारे में समझाऊंगा और क्वेश्चन समझने के बाद आपको ये आंसर देना है। ठीक है, अपने आपको टेस्ट करना है कि वास्तव में आपको क्वेश्चन आया या नहीं आया। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फिजिकल चेंजेस अकर्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी इंक्लूड, मतलब महिला के अंदर या लड़कियों के अंदर प्यूबर्टी के दौरान कौन कौन से फिजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो पहला ब्रीस्ट डेवलपमेंट, ग्रोथ, प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर्स, मैचुरेशंस और ऑल। इसमें से कौन से हैं, तो आपको फटाफट आंसर सेलेक्ट करना है। हाँ जी, जो भी आंसर है आप कमेंट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, या एक साथ भी आप कमेंट कर सकते हैं। जैसे 25 क्वेश्चन है तो आपके कितने राइट आंसर गए थे और कितने गलत गए थे वो लिख सकते हो, या एक चीज आप लिख सकते हो ना, गलत लिख सकते हो या राइट लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसका आंसर क्या रहेगा। हाँ जी, बिल्कुल सही डी आंसर है, सभी आएंगे इसके अंदर। दूसरा क्वेश्चन है, फर्स्ट मैचुरेशन इन एज फीमेल इज कॉल्ड। पहला जो एमसी है फीमेल के अंदर वो क्या कहलाता है, तो फटाफट आंसर बताओ। हाँ जी, बिल्कुल मेनार्की, बिल्कुल सही आंसर है। मेनार्की जो है पहला फीमेल के अंदर एमसी आती है उसका अपन क्या बोलते हैं, मेनार्की ही बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो आपको आंसर फटाफट देना है। इसका राइट आंसर ए रहेगा। ठीक है, इन ए फीमेल एज ऑफ मेनार्की इज, कौन सी एज है जिसमें मेनार्की फीमेल के अंदर देखने को मिलती है। तो आपको सबसे पहले मैं बताऊं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपका दूसरा स्टेप होता है कि क्वेश्चन के सारे ऑप्शंस आपको पढ़ने जरूरी हैं। ठीक है, आपको टाइम पूरा मिलेगा, टेंशन मत लें, है ना। क्वेश्चन के अंदर आपको टाइम पूरा बराबर दिया जाएगा, इससे आप घबराए नहीं। जैसे 2 घंटे का क्वेश्चन है तो 200 क्वेश्चन रहेंगे। तो इसके अंदर आपको क्या कम से कम 1 मिनट या 45 से 60 सेकंड का समय आपको जरूर मिलेगा। तो क्वेश्चन के ऑप्शंस भी पढ़े और क्वेश्चन को भी अच्छे से समझे, और प्रैक्टिस में आपको करा ही रहा हूँ। इस प्रैक्टिस से क्या होगा, आपको और जल्दी क्वेश्चन समझ में आने लग जाएंगे। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करें, जल्दबाजी से क्या होता है, कई बार कंफ्यूजन कर देता है एग्जामिनर, और आप जब पढ़ के आते हो और पूरी लाइन पढ़ते नहीं हो एग्जाम की, तो वहां से आपको गड़बड़ हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर ऑप्शन। पहला है 10 ईयर्स, 30 ईयर्स, 16 ईयर्स, 20 ईयर्स। कितनी होती है, 12 टू 16 होती है। तो इसके अंदर एवरेज एज जो आएगी वो आएगी 30। इसका राइट आंसर रहेगा बी। विच हार्मोन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सिग्निफिकेंट प्रोलिफरेशन ऑफ फैट अराउंड द ब्रीस्ट। ब्रीस्ट के अंदर प्रेगनेंसी में बात करें अपन, तो कौन सा ऐसा हार्मोन है जो क्या करता है, फैट का डिपोजिशन कर देता है कहाँ पे, ब्रीस्ट मसल्स के चारों तरफ, ताकि जो ब्रीस्ट है वो आसानी से अपना ग्रोथ डेवलपमेंट कर सके। जब क्योंकि यहाँ पे मिल्क जो कलेक्ट होगा, जब बच्चा पैदा होता है तो उस दौरान क्या होता है, महिला के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन होता है, तो ब्रीस्ट का थोड़ा सा आकार में वृद्धि होती है ना। तो आकार में वृद्धि के लिए फैट का होना वहाँ पे जरूरी है। फैट क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो इलास्टिक या रबड़ के जैसे काम करता है, तो अपना आकार को वो बढ़ा और घटा सकता है, इसलिए यहाँ पे फैट का डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, तो वो हार्मोन कौन सा है इसके लिए, पहला एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एफएसएच, टेस्टोस्टेरोन। फटाफट बताओ। हाँ जी, कौन सा है, बिल्कुल राइट आंसर एस्ट्रोजन है इसका राइट आंसर। एस्ट्रोजन हार्मोन है जो प्रेगनेंसी में देखा होगा आपने, डॉक्टर देता भी है ना, प्रेगनेंसी के दौरान लगातार एस्ट्रोजन हार्मोन्स को पेशेंट को प्रोवाइड करता है ताकि वो ब्रीस्ट का डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। नेक्स्ट, स्टार्टिंग ऑफ मेच्योर साइकिल बिफोर द एज ऑफ 10 इयर्स इज कॉल्ड एज। अगर 10 साल से पहले किसी लड़की के अंदर एमसी साइकिल आती है तो उसको अपन क्या बोलेंगे। ठीक है, पहला है पोस्टकोशियस, प्रीकोशियस, एम्यूरिया, डिस्यूरिया। मैं बता दूं, कोशियस बोला जाता है एमसी को, तो यहाँ पे पोस्ट तो आ नहीं सकता है क्योंकि ये पहले है, तो पहले के अपन क्या बोलते हैं, प्रीकोशियस इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं परमानेंट सीजेशन ऑफ मेच्योर साइकिल टर्म में, अगर किसी महिला की आ ही नहीं रही एमसी, बिल्कुल ही नहीं आना बंद हो गई है, ठीक है, कई सालों तक नहीं आ रही, तो उसको क्या बोलेंगे। हाँ जी, बिल्कुल राइट आंसर मेनार्की, डिस्यूरिया, इम्यूरिया, इम्यूनोपोज। जल्दी बताओ फटाफट, क्या बोलेंगे इसका, जी राइट आंसर रहेगा इसका डी, इम्यूनोपोज बोलेंगे। एम्यूरिया बोलते हैं कुछ समय तक के लिए नहीं आता, जैसे प्रेगनेंसी में एम्यूरिया देखने को मिलता है। एम्यूरिया का मतलब है कि
पीरियड, एक टाइम पीरियड तक एमसी नहीं आ रही है, उसके बाद स्टार्ट हो जाती है तो उसको अपन बोलते हैं एमिन्यूरिया। लेकिन बिल्कुल ही नहीं आ रही है, इसके बाद कोई गुंजाइश भी नहीं है कि जब आएगी, तो उसको बोलते हैं मेनोपॉज। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। एंडोक्राइनोलॉजी चेंजेस अकर्स ड्यूरिंग मेनोपॉज। ठीक है, कौन कौन से जो है हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलते हैं प्रेगनेंसी में, वो आपको गलत हार्मोन सिलेक्ट करना है। ठीक है, ऐसा हार्मोन चेंज सेलेक्ट करना है जो नहीं मिलता, उसका चेंजेस नहीं होता है, वो चेंज नहीं देखने को मिलता। ठीक है, सही वाले को तो सेलेक्ट नहीं करना। तो इसमें पहला फॉल इन सीरम एस्ट्रोजन लेवल, दूसरा फॉल इन एफएसएच लेवल, सी इंक्रीज इन एलएच लेवल, और डी इंक्रीज लेवल ऑफ एंड्रोजन। ठीक है, कौन सा हार्मोन है जो चेंज नहीं मिलेगा। अब बात कर रहे हैं अपन मीनोपॉज की। मीनोपॉज माने कि 45 साल तक महिलाओं के पीरियड आते हैं, 45 के बाद आना स्टार्ट या होना बंद हो जाता है एमसी आना, खासकर महिलाओं में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसका सही कौन सा है। हाँ, एफएसएच लेवल। चलो देखते हैं कि बिल्कुल राइट आंसर एफएसएच लेवल ही आएगा इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि एफएसएच लेवल इसके अंदर गिरता नहीं है, बढ़ता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है मीनोपॉज में। बाकी के सारे लेवल्स जो मीनोपॉज के अंदर सेम रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर मीनोपॉज इंक्रीज फेशियल हेयर ग्रोथ अकर्स ड्यू टू। अब कौन सी ऐसी हार्मोन है जिसकी वजह से महिलाओं के मीनोपॉज यानी 45 के बाद देखना होगा, आपने देखा होगा कि महिलाओं के दाढ़ी मूछें स्टार्ट हो जाती है, थोड़ी थोड़ी आ जाती है, लगता है आपको आदमी बन गया है। तो वो एक हार्मोन होता है, उसकी वजह से होता है। उसी हार्मोन को यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। पहला है फॉल इन एफएसएच लेवल, इंक्रीज इन एलएच लेवल, डिक्रीज एस्ट्रोजन एंड्रोजन रेशियो, डिक्रीज एंड्रोजन लेवल। तो मेल का हार्मोन मेन कौन सा होता है, एंड्रोजन। तो इसमें एंड्रोजन लेवल डिक्रीज हो रहा है तो डी तो आएगा नहीं। ठीक है, आपको क्वेश्चन गलत भी इसमें सेलेक्ट करके हटाने पड़ते हैं। पहले एफएसएच एलएच का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि महिला के हार्मोन आएगा इसमें सी एंड्रोजन में से। तो दूसरी क्वेश्चन आपका इसका करेक्ट रहेगा, क्योंकि इसमें जो रेशो होता है एंड्रोजन और एस्ट्रोजन का, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एस्ट्रोजन कम हो जाएगी, एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा, इसलिए इसका रेशो जो, अगर यहाँ पे ही आपको क्वेश्चन घुमा देता, क्या कर देता, डी क्वेश्चन में आपको इंक्रीज एंड्रोजन लेवल कर देता, और सी क्वेश्चन को आपको यहाँ पे एग्जामिनर कहता कि डिक्रीज एंड्रोजन एस्ट्रोजन रेशो, तो गड़बड़ हो जाता मामला। एंड्रोजन को अगर आगे रख देता एस्ट्रोजन की जगह, तो फिर क्वेश्चन बदल जाता, फिर क्वेश्चन स्कोर इंक्रीज कर देता तो ये आता। तो ये आपको ध्यान रखना है, अच्छे से क्वेश्चन के ऑप्शंस को भी पढ़ना है। ठीक है ना जी। नेक्स्ट, इसका राइट आंसर रहेगा सी। आफ्टर प्यूबर्टी obese पेशेंट हैव लेस चांसेस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, बिकॉज ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी है जो क्या होता है, इसके हड्डियों में कैल्शियम की जो होती है क्षरण हो जाता है। कैल्शियम इसमें से निकल निकल के कहाँ पहुंच जाता है, ब्लड के अंदर, ब्लड से बाहर निकल जाता है, तो हड्डियों में कैल्शियम की कमी रहती है। इसको अपन बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। वो छलनी हो जाती है एकदम, जैसे देखा होगा ना मधुमेह का खाली छत्ता जो होता है, वैसे दिखने लग जाती है, तो इसको अपन बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। अब क्या होता है कि ये जो देखा अपन महिलाओं में प्यूबर्टी के बाद इसका जो लेवल है धीरे 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 महिलाओं के अंदर कैल्शियम के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन ओबीस पेशेंटों में थोड़े कम चांसेस होते हैं इसको होने के। क्या होते हैं, कम चांसेस होते हैं। मोटे लोग हैं, उनके अंदर खूब खाया पिया होता है, कैल्शियम की कमी रहती नहीं है, बहुत रहता है उनके अंदर, समझ रहे हो ना, बहुत खाते पीते हैं तो दमादम कैल्शियम भरा रहता है मांस में, मांस बहुत सारा होता है उनके, तो उनकी हड्डियों में थोड़ा सा लेट होता है, होगा ना। एक आदमी हल्का फुल्का है, एक मोटा ताजा है, तो माल तो ज्यादा किसके अंदर होगा, जो मोटा ताजा है, तो उसमें कमी कम देर से आएगी, और एक पतला दुबला उसमें तुरंत कमी हो जाएगी। ये चीज है और कुछ नहीं है। तो इसमें जो हार्मोन आपको सिलेक्ट करना है, कौन सा हार्मोन है जो मोटापे लोगों के अंदर बढ़ जाता है, जिस वजह से कैल्शियम का कमी नहीं आती। तो पहला एफएसएच लेवल का गिरना, दूसरा एलएच लेवल का गिरना, तीसरा कन्वर्सन ऑफ मोर एंड्रोजन इनटू एस्ट्रोजन, और कन्वर्जन ऑफ मोर एस्ट्रोजन इनटू एंड्रोजन। क्या होगा इसके अंदर, हाँ जल्दी बता फटाफट। एंड्रोजन का अगर कन्वर्ट होगा एस्ट्रोजन में तो गलत आंसर है, क्योंकि कन्वर्जन होगा तो वो तो और जल्दी गिरेंगी। जी बिल्कुल सही आंसर है इसके अंदर सी, क्योंकि फीमेल के अंदर जो होता है एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो एंड्रोजन में कन्वर्ट लेट होता है। क्या होता है, लेट होता है, जबकि नॉर्मली महिलाओं के अंदर एंड्रोजन लेवल बढ़ता जाता है, जैसे उम्र बढ़ती जाती है एंड्रोजन का लेवल बढ़ता जाता है, एस्ट्रोजन का लेवल कम होता जाता है, इसलिए उनके अंदर कैल्शियम का क्षरण नहीं हो पाता, सोचकर क्षरण होता रहता है। लेकिन यहाँ पे 22% है, उसके अंदर क्या होता है, वो धीरे हो जाती है प्रोसेस।
तो इसका सही आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट है 10वां, इन ए फीमेल चेंजेस अकर्स आफ्टर मेनोपॉज इंक्लूड्स। मेनोपॉज के बाद महिला के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं? तो सबसे पहला यूट्रस बिकम स्मॉलर, क्या यूट्रस उसकी छोटी हो जाती है। वेजाइना बिकम नैरो, क्या वेजाइना बिकम छोटी हो जाती है। ओवरी श्रिंक इन साइज, क्या ओवरी भी छोटी हो जाती है, या ऑल ऑफ, या सभी छोटे हो जाते हैं। तो ये आपको देखना है, ठीक है। क्या क्या वेजाइना क्या पतली होगी, क्या यूट्रस छोटी होगी। तो मैं आपको बता दूं 10वां क्वेश्चन का आंसर रहेगा अपना सभी, क्योंकि फीमेल के अंदर सारे ऑर्गन धीरे 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 करके छोटे होते चले जाते हैं, जो कि जेनिटल ऑर्गन होते हैं, क्योंकि उनका यूज नहीं रहता है। मेन जो काम होता है जेनिटल ऑर्गन का वो क्या होता है? रिप्रोडक्टिव, यानी कि नई प्रजाति का, या कह सकते हैं बच्चों को जन्म देना, उसका मेन उद्देश्य होता है। अब 45 के बाद जब ओवम ही नहीं बन रहे हैं तो उनका काम खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है? काम खत्म हो जाता है। इस वजह से वो ऑर्गन धीरे 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 जब काम नहीं आ रहे तो अपने आप ऑटोमेटिकली सुकड़ने लग जाएंगे, छोटे होने लग जाएंगे, उसके अंदर अब डेवलपमेंट नहीं होगा, सेल डिवीजन भी बहुत कम होता है। इस वजह से वो धीरे 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 सुकड़ते चले जाते हैं। तो राइट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट है इन फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज गलत, मतलब फॉल्स कौन सा स्टेटमेंट है इनमें से? पहला, बर्थ द यूट्राइन बॉडी एंड सर्विक्स रेशो इज अबाउट 1:2 के जन्म के समय यूट्राइन बॉडी और सर्विक्स का रेशो 1:2 होता है। जब महिला जन्म देती है बच्चे को उस समय सर्विक्स का और यूट्राइन बॉडी यानी कि यूट्रस का रेटो और सर्विक्स उसका मुंह होता है, मुंह वाला भाग, और यूट्रस उसकी पूरी बॉडी होती है, मतलब जो थैली होती है उसको अपन बोलते हैं यूट्राइन बॉडी, ठीक है। जब आपको पढ़ाया था तब वो याद होगा। तो उसका रेशो रहता है 1:2 जन्म के समय की, यह बात सही है। दूसरा, मतलब इसमें से आपको गलत निकालना है, ठीक है। ये बात तो सही है, ये गलत है, अभी आपको सही करना है कि ये लाइन जो है वो सही है। इनमें से अब गलत लाइन कौन सी है वो आपको सेलेक्ट करनी है। बहन मेनार की अकर्स द रेशो बिटवीन यूट्राइन बॉडी एंड सर्विक्स इज 1:1, क्या बराबर होती है? जब मेनार की स्टार्ट होती है महिलाओं के अंदर पहली बार एमसी आती है, उस दौरान के यूट्रस का और सर्विक्स का जो रेशो होता है क्या बराबर होता है? तीसरा है आफ्टर मीनार की द रेशो बिटवीन यूट्राइन बॉडी एंड सर्विक्स बिकम 2:1, क्या दोनों का रेशो 2:1 होता है, ठीक है। और लास्ट है मीनोपॉज के समय रेशो रिमेन 3:1, मीनोपॉज के बाद भी ये रहता है 3:1। तो इसमें से आपको गलत निकालना है। गलत आंसर कौन सा है? मुझे तो डी लग रहा है, बिल्कुल डी। क्या रहेगा? और सारे सही है, ये एक गलत है, वो मीनोपॉज के बाद रेशो 3:1 कैसे रह जाएगा? वापस एट बर्थ के समान होता चला जाता है, क्योंकि जब छोटी रहती है शुरू में महिला की, जब बच्ची रहती है तो उसी यूट्रस, सर्विक्स और ये वेजाइना सब कुछ क्या होते हैं? छोटे होते हैं। धीरे 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 जब महिला ग्रोथ करती है तो उसी के अकॉर्डिंग बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो और वापस जब 45 के बाद मीनोपॉज का टाइम आता है, मीनोपॉज के बाद वापस छोटा हो जाना लगता है, तो रेशो 3:1 हो ही नहीं सकता, ठीक है। कितना रह जाएगा? कम ही रह जाएगा, 2:1 रह जाएगा, या कई बार तो 1:2 पहुंच जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं आफ्टर मीनोपॉजल ए वुमेन बिकम मोर प्रोन टू डेवलपमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। क्यों मीनोपॉज के बाद महिलाओं में क्यों होता है खतरा? किसका? ऑस्टियोपोरोसिस का। तो मैंने अभी वो क्वेश्चन आया था आपके, उसी से रिलेटेड रहेगा। फॉल इन एस्ट्रोजन लेवल, महिलाओं के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है। इंक्रीज इन एस्ट्रोजन लेवल, इंक्रीज होता है एस्ट्रोजन का लेवल। फॉल इन एलएच लेवल, एलएच का लेवल कम होता है। फॉल इन एफएसएच लेवल, एफएसएच का लेवल कम होता है। फटाफट बताइए। हाँ जी, सही आंसर है। क्या आएगा इसके अंदर? एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है और एंड्रोजन का लेवल बढ़ता जाता है। इसी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस महिलाओं में जो खतरा है ऑस्टियोपोरोसिस का वो बना रहता है मीनोपॉज के बाद, ठीक है। तो इसका राइट आंसर वहीं से आया ए। नेक्स्ट बात करते हैं 13वां क्वेश्चन है पोस्ट इन ए पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल विच इज द प्रिंसिपल हार्मोन्स यूज्ड इन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। कौन सा हार्मोन है जो ज्यादातर यूज किया जाता है फीमेल के अंदर? कब? मीनोपॉज के बाद। मीनोपॉज के बाद जब स्टार्ट हो जाती है मीनोपॉज, उसके दौरान या उसके बाद कौन सा हार्मोन थेरेपी अपन देते हैं महिला को? कौन से देंगे? प्रोस्टेरोन देंगे, एस्ट्रोजन देंगे, पेस्टेज देंगे? बिल्कुल सही आंसर, एस्ट्रोजन ही देखें, क्योंकि एस्ट्रोजन की ही कमी होती है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन अपन थेरेपी देते हैं फीमेल को। कब देते हैं? मीनोपॉज के बाद, ठीक है। क्योंकि वो कैल्शियम के लेवल को क्या कर देती है? हड्डियों से निकाल देती है। तो वहां पे हड्डियों की स्टोर के लिए ये जरूर देना होता है, तो कि वो क्षरण को रोके और कैल्शियम वापस हड्डियों में रहे और हड्डियां मजबूत रहे। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट डू यू मींस बाय डिले मीनोपॉज। मीनोपॉज डिले का मतलब क्या होता है? डिले का मतलब होता है, मैं बता दूं, देर। मीनोपॉज में मीनोपॉज का देर से आना। मीनोपॉज का देर से आना कब कहेंगे अपन?
देखो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, व्हेन मेनोपॉज डज नॉट अकर्स बियॉन्ड 45 ईयर ऑफ एज। जब मेनोपॉज 45 के बाद भी नहीं आ रही है तो उसको अपन क्या कहेंगे, डिले कहेंगे? नहीं, क्योंकि 45 तक की बात तो आती है, 45 से पहले तो आती नहीं है। ये आंसर तो गलत है। व्हेन मेनोपॉज डज नॉट अकर्स बियॉन्ड 40 ईयर्स ऑफ एज, 40 के बाद, तो ये भी आपको देखना है। When menopause does not occurs beyond 50 years of age, तो ये भी आपको सी ऑप्शन। डी ऑप्शन है when menopause does not occurs beyond 55 years of age। तो 4 ऑप्शन है, आपको फटाफट सेलेक्ट करना है जी, फिर मैं राइट आंसर बताऊंगा। हाँ जी, फटाफट बताओ कौन सा। सी, सी नहीं, सी नहीं, इसका राइट आंसर रहेगा डी, 55 साल। 55 साल के बाद अगर किसी के मेनोपॉज आ रहा है तो वही उसे डिले कहेंगे। उससे पहले आता है तो वो डिले नहीं है, वो एक एवरेज एज होती है उसमें आता है। ठीक है, 55 के बाद आ रहा है तो फिर अपन कहेंगे डिले, उसका डिले हो गया। मतलब देखा होगा किसी एक मूवी बनी थी, ठीक है, सुमंगल सावधान जाने, हाँ, उसकी माँ को बच्चे होते हैं बुढ़ापे में, तो वो 50-60 के बाद हो रहे हैं। उसका मतलब उसका जो मेनोपॉज है वो क्या हो गया, डिले हो गया, आया नहीं अभी तक मेनोपॉज, उसका आया नहीं, अभी भी उसकी एमसी साइकिल स्टार्ट है, उसका हम बन रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, इसलिए उसने बच्चा जन्म दिया था। वो फिल्म देखी होगी सुमंगल सावधान, सुमंगल सावधान ऐसे की मूवी है एक उसके आयुष्मान खुराना की, जिसमें उसकी माँ को प्रेग्नेंट हो जाती है। ठीक है ना, तो वो याद होगी आपको। तो क्या है वो, एक क्या है, अफवाह है, क्योंकि कभी किसी महिला के 50 के बाद या 55 के बाद भी मेनोपॉज नहीं आता है और उसके बच्चे लग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 15वां क्वेश्चन। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म और से पहले कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिससे पहले एक बीमारी होती है सेक्सुअली ट्रांसमिट होने वाली एसटीडी डिजीज है जो फैलती है, वो कौन सा ऐसा बैक्टीरिया या वायरस इसकी वजह से होती है? जल्दी बताओ फटाफट। क्लेमिडिया, ट्रैकोमाइटिस, ट्रेपिनोमा पैलिडम, पॉक्स वायरस, हीमोफिलस। इसमें तो कोई सोचना नहीं है, इसकी सीधा आंसर है कौन सा, बिल्कुल सही, टीपी। क्या है, टीपी, ट्रेपिनोमा पैलिडम, ट्रेपिनोमा पैलिडम होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ कैनक्रॉइड। कैनक्रॉइड किस बीमारी है, जो बीमारी है किस वजह से, ये भी एक एसटीडी डिजीज है जिसमें एक तिल जैसा बन जाता है मस्सा जेनिटल ऑर्गन पे, और बहुत खतरनाक बीमारी भी, किसकी वजह से होती है? हाँ, फंगल इन्फेक्शन है, बिल्कुल फंगल इन्फेक्शन है। जल्दी से नाम बताओ उसका। हाँ जी, क्लैमिडिया, ट्रैकोमाइटिस, ट्रेपिनोमा पैलिडम, पॉक्स वायरस, हीमोफिलस डक्राई। फंगस बता दिए, अब तो बता दो यार क्या है। हाँ, बिल्कुल सही आंसर, राइट आंसर रहेगा इसका डी, हीमोफिलस डक्राई। हीमोफिलस डक्राई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन्फेक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का इन्फेक्शन क्या कहलाता है? अपेंडिसाइटिस, बर्थोलाइनाइटिस, साल्पिंजाइटिस, एंडोमेट्राइटिस। बिल्कुल राइट आंसर, जल्दी बताओ फटाफट। हाँ जी, डी, नहीं, इसका राइट आंसर रहेगा सी, साल्पिंजाइटिस को ही अपन क्या बोलेंगे, फैलोपियन का ट्यूब का इन्फेक्शन बोलेंगे। एंडोमेट्राइटिस को तो अपन यूट्रस का इन्फेक्शन बोलते हैं, किसका, यूट्रस का, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन इस टर्म है। अगर किसी महिला के अंदर दर्द भरा एमसी आ रहा है तो उसे क्या कहेंगे? मेनोर्जिया, डिस्मेनोरिया, इम्यूनोरिया, मेनोपॉज। इस एक वर्ड तो अपन सुन सके, मेनोपॉज का मतलब 45 इयर्स के बाद एमसी आना बंद होता है, इसमें दर्द वाला एमसी नहीं आता ही नहीं एमसी। तो ये तो हटा दिया, अब तीनों में से बताने हैं, फटाफट बताओ। हाँ जी, एमिनोरिया, नहीं, ये भी हटा दो आप। बच्चा कौन सा, डिस्मेनोरिया, एमिनोरिया। दो सिलेक्ट में से एक सिलेक्ट करना है, फटाफट बताओ। बी आंसर, बिल्कुल सही, बी रहेगा इसका, डिस्मेनोरिया। डिफिकल्टी इन एमसी, यानी कि एमसी के दौरान कोई दिक्कत होती है, या दिक्कत का मतलब दर्द, एक दर्द होता है नॉर्मल जिसको महिला सहन कर सकती है, लेकिन इससे अगर ज्यादा दर्द होता है तो उसको अपन बोलते हैं डिस्मेनोरिया, याद रखना है। इन विच फॉलोइंग नॉट ए कॉज ऑफ प्राइमरी डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया का पहला कारण इसमें से कौन सा नहीं है? नैरोइंग ऑफ सर्वाइकल कैनाल, पहली बार होता है दर्द। प्राइमरी का मतलब है एक बार, पहली बार दर्द होती है एमसी स्टार्ट, तब इस समय क्या दर्द होता है, वो प्राइमरी डिस्मेनोरिया कहलाता है। सेकेंडरी है मतलब पहले हो चुका है लेकिन पहले दर्द नहीं है, फिर बीच में और एमसी आई है, उसके बाद वो दर्द होना स्टार्ट हुआ है, उसको अपन कहेंगे सेकेंडरी। ठीक है, कई बार होता है ना, पहली बार महिला को आता है, बहुत तेज दर्द होता है, ये कॉमन है। तो इसमें से कारण क्या है इसका? पहली बार जब होता है, नैरो सर्वाइकल कैनाल, क्या सर्वाइकल कैनाल नैरो हो गया इसलिए उसको दर्द हुआ। यूट्राइन हाइपोप्लेसिया, यूट्राइन के अंदर सेल्स की कमी है या साइज छोटा है उसका, इस वजह से होता है।
सी है इंक्रीज वेजोप्रेसिन रिलीज, वेजोप्रेसिन जो हार्मोन है वो रिलीज नहीं हो पा रहा है। राइट आंसर रहेगा इसका डिक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन एक जो होता है हार्मोन या सब्सटेंस होता है जो किसके अंदर पाया जाता है, सेल्स के अंदर, और ये दर्द का सिग्नल भेजता है। क्या करता है, दर्द का सिग्नल। अब क्या होता है महिलाओं के अंदर, जब छोटी बच्चियां होती हैं, गर्ल्स होती हैं, उनको जब मेनोपॉज स्टार्ट होता है उस समय क्या होता है, इस हार्मोन की कमी अगर होती है तो क्या होगा, ये दर्द को कंट्रोल नहीं कर पाता। क्या कर पाता, दर्द को कंट्रोल नहीं कर पाता, और सिग्नल नहीं भेजता है पहले, ताकि सेल्स उसके लिए तैयार हो सकें, उस दर्द, उसको जो कॉम्प्लिकेशंस होती है उस समय उसको कंट्रोल करने के लिए। सब वही सेंसर ही नहीं है भेजने वाला चैनल, तो क्या होगा, महिलाओं को दर्द बहुत ज्यादा होगा। क्योंकि ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो क्या करता है, सिग्नल भेजता है ब्रेन को, ब्रेन वहां से फिर ऑर्डर देती है कि आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं, ताकि जो एमसी साइकिल उस समय महिला को दर्द कम हो सके, नर्व को संप्रेस करे, उस जगह की नर्व को थोड़ी देर के लिए सप्रेस कर दे, ताकि वहां का जो एक नॉर्मल दर्द है उससे कम दर्द हो महिला को। ठीक है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन इसका राइट आंसर रहेगा 19 इसका डिक्रीज होना। नेक्स्ट बात करते हैं, प्राइमरी डिस्मेनोरिया किसके अंदर पाई जाती है मेनली, एडोलसेंट करके, प्रेग्नेंट वुमेन के, फीमेल 45 साल के बाद, फीमेल 35 साल के बाद, कब पाई जाएगी, जल्दी बताओ फटाफट। बिल्कुल सही आंसर है, इसमें तो सोचनी नहीं है, ए आंसर इज करेक्ट रहेगा इसका, एडोलसेंट क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन के तो कई बार आ चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ साइक्लिक ब्लीडिंग एट नॉर्मल इंटरवल इज टर्म्ड। ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है एमसी के दौरान, उसको अपन क्या कहेंगे, नॉर्मल इंटरवल में भी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, इंटरवल सही है, मतलब टाइम पे आ रही है ब्लीडिंग, एमसी टाइम पे आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, ज्यादा आ रहा है, अमाउंट ज्यादा आ रहा है, तो उसको अपन क्या नाम देंगे, ब्लड ज्यादा आ रहा है। जैसे नॉर्मल ब्लड जो होता है वो 50 ml आता है, कितना आता है ब्लड, एक महिला की बात करूं मैं एमसी के दौरान, तो नॉर्मल ब्लड होता है वो 50 ml आता है। कितना आता है, एक एमसी में 50 ml आता है, और ये जो चलता है 5 से 7 दिनों तक ब्लीडिंग चलती है। कितने दिनों तक चलती है, 5 से 7 दिनों तक 50 ml का लॉस होता है ब्लड का, बात करें तो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, 5 से 7 दिन चलेगी और 50 ml होगा, और एक एमसी साइकिल 28 दिन में रिपीट होता है। एग्जैक्ट की बात करें तो कितने दिन में होगा, 28 दिन में रिपीट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके 2, 5, 7 दिन आगे पीछे इसका एवरेज बन जाता है, 5-7 दिन, 5 दिन पहले भी आ सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, और 5 दिन बाद में आए तो भी 35 दिन तक तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 35 दिन के बाद आएगा तो उसको अलग बीमारी में गिनेंगे। और अगर 2-3 दिन पहले बात करें, इसमें से हटा लो, तो 25 दिन या 21 दिन से पहले आता है तो फिर उसके अंदर अपन कहेंगे कि कुछ अब नॉर्मल है एमसी। ठीक है, तो ये नॉर्मल चीजें मैंने बताई है, 5 से 7 दिन तक एमसी का टाइम चलता है, 28 दिन में रिपीट होता है एक एमसी, 28 दिन के बाद वापस आता है। ठीक है, और बात करें एक बार एमसी के अंदर 50 ml कम से कम ब्लड का लॉस होता है। 50 ml से अगर ज्यादा होता है तो फिर वो अब नॉर्मल में आएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लड का लॉस ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब उसको अब क्या नाम देंगे। ठीक है, तो पहला मेनोर्जिया, एपिनोरिया, मेट्रोजिया, डिस्मेनोरिया। ये क्वेश्चन आप पूरा यहाँ पे एमसी साइकिल के बाद एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दूंगा, 21 से 5वें क्वेश्चन तक ये एमसी के ही हैं, तो आपको फटाफट आंसर देना है, क्या रहेगा। हाँ जी, डिस्मेनोरिया तो होगा नहीं क्योंकि ये तो दर्द वाला होता है, तो इसको तो आप हटा ही दो। पहले क्वेश्चन जो होता है, एक क्वेश्चन इसमें से आपको हट जाएगा वाला, क्योंकि ये क्वेश्चन तो अपन पढ़ चुके हैं। अब बताओ फटाफट 3 में से फटाफट, मेट्रोजिया, हाँ चलो ठीक है, मेट्रोजिया बोल रहे हो, राइट आंसर बिल्कुल मेनोर्जिया है। क्या है, मेनोर्जिया, मेट्रोजिया नहीं है। मेट्रोजिया अभी बताएंगे और क्वेश्चन आएगा, अभी मैं बता दूंगा तो वो सारे क्वेश्चन आपके हाँ सही हो जाएंगे बिल्कुल। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो मेनोर्जिया आएगा। मेनोर्जिया को अपन बोलते हैं कि ज्यादा ब्लीडिंग आ रही है। ठीक है, 50 ml से ज्यादा आ रही है। नेक्स्ट है साइक्लिंग ब्लीडिंग इन विच ड्यूरेशन ऑफ एमसी साइकिल इज रिड्यूस्ड टू 20 डेज और लेस। अगर किसी महिला के अंदर एमसी साइकिल 21 दिन से पहले ही आ रहा है, क्या आ रहा है, 21 दिन से पहले आ रहा है, तो उसको क्या देंगे नाम, फटाफट बताओ क्या नाम देंगे उसको। पहला ऑप्शन है इसके अंदर, मैं हाँ पहला ऑप्शन है मेनोर्जिया, एपिमेनोरिया, मेट्रोजिया, डिस्मेनोरिया। फटाफट आंसर दो। हाँ आ गया तब स्प्रिंट से, कोई बात नहीं, बैठा दिया है, जिन्होंने देख लिया लकी है। जल्दी बताओ फटाफट। मेनोर्जिया तो अपन पढ़ ही चुके हैं अभी,
क्या है ब्लीडिंग एक्सेस से, तो ये हट गया। अब देखो 2 क्वेश्चन हट गए इसमें से। अब इन दोनों में से बनाना है, एपिमेनोरिया और मेट्रोर्जिया। क्या है मेट्रोर्जिया? नहीं नहीं नहीं, मेट्रोर्जिया नहीं आएगा। राइट आंसर रहेगा इसका बी, एपिमेनोरिया। क्या बोलेंगे? एपिमेनोरिया। 21 दिन में आ रहा है, कम समय में आ रहा है, मतलब ब्लीडिंग जल्दी आ रही है उसके। 21 दिन का मतलब है जल्दी आ रही है। जल्दी आ रही है इसका मतलब क्या हुआ? एंटी साइकिल बढ़ गए उसके। जैसे 1 साल में 12 आने चाहिए, 14 आने चाहिए, उससे 16 17 हो गए, 18 तक हो गए। 21 दिन का मतलब ज्यादा हो गया, 12 महीने में ज्यादा हो गया, 18 20 हो गया, तो साइकिल भी बढ़ गए उसके। एमसी साइकिल ज्यादा आएंगे एक नॉर्मल महिला से 1 साल के अंदर, या एक एवरेज साल के अंदर बात करें तो ज्यादा आएंगे अगर 21 दिन में आएगा हर बार। तो ये चीज आपको याद रखनी है, एपिमेनोरिया कहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, एक क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है ये भी। एपिमेनोरिया इज आल्सो नाउन एज, एपिमेनोरिया को सॉरी पॉलीमेनोरिया को क्या कहेंगे? पॉलीमेनोरिया को मेनोर्जिया कहेंगे, एपिमेनोरिया कहेंगे, डिस्मेनोरिया कहेंगे, या मेटोर्जिया कहेंगे? जल्दी बताओ। हाँ जी, एपिमेनोरिया को ही पॉलीमेनोरिया कहा जाता है, क्योंकि मैंने बताया अभी आपको कि ज्यादा आ रहा है, मतलब 1 साल के अंदर क्या हो रहा है, संख्या बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? संख्या बढ़ रही है। जो भी मैंने बताया वही चीज है। इसका राइट आंसर रहेगा एपिमेनोरिया। एपिमेनोरिया और पॉलीमेनोरिया एक ही टर्म से, घबराना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि दोनों का मतलब, पॉली का मतलब यही होता है कि ज्यादा, ज्यादा का मतलब 1 साल में ज्यादा, अमाउंट की नहीं हो रही, साइकिल ज्यादा आ रहे हैं उसके 1 साल में एवरेजिंग, क्योंकि जल्दी आ रहे हैं तो ज्यादा आएंगे, तो ये इसलिए इसको पॉलीमेनोरिया का एपिमेनोरिया कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इरेगुलर साइक्लिक एसाइक्लिक ब्लीडिंग फ्रॉम द यूट्रस टर्म, मतलब कोई वो नहीं है, मतलब साइकिल भी गड़बड़ हो गया है और लगातार ब्लड आ रहा है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव ब्लड आ रहा है, और साइकिल भी गड़बड़ हो गई है, कोई पता नहीं है, कभी जल्दी आ रहा है कभी कम आ रहा है, 5 से 7 दिन होना चाहिए, 10 दिन तक ब्लीडिंग हो रही है, 12 दिन तक ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको अपन बोलेंगे एसाइक्लिक ब्लीडिंग। क्या बोलेंगे? रेगुलर का मतलब यही है, फिक्स नहीं है ना, कभी जल्दी आ रहा है कभी बाद में आ रहा है, कभी कोई टाइम भी फिक्स नहीं है, और ब्लीडिंग का टाइम भी फिक्स नहीं है कि 5 दिन तक 7 दिन तक रहती है, 5 से 7 दिन और ज्यादा दिन तक रह रही है, बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? मेनोर्जिया, एपिमेनोरिया, मेटोर्जिया? क्या बोलेंगे? फटाफट बताओ। मेटोर्जिया बिल्कुल राइट आंसर रहेगा इसका, मेटोर्जिया। क्या रहेगा? मेटोर्जिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ फटाफट बताना है आपको। When the MC bleeding is very less and last for less than 2 days, इसका तो आप बता ही दोगे, क्योंकि एमिनोरिया पढ़ चुके हो, डिस्मेनोरिया पढ़ चुके हो। अब 2 क्वेश्चन बचे, ओलिगोमेनोरिया और हाइपोमेनोरिया। फटाफट बताओ क्या रहेगा इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपके इसमें से क्रॉस हो चुके हैं। डिस्मेनोरिया इसका आंसर रह नहीं सकता, क्योंकि आप पढ़ चुके हो, एमिनोरिया भी आप पढ़ चुके हो। अब ये दोनों में से बताना है, हाइपो और ओलिगोमेनोरिया क्या रहेगा। अगर किसी महिला के अंदर, मैंने कहा ना 2 दिन से भी कम दिन तक ब्लड आता है, या 50 ml की जगह कम ब्लड आ रहा है, 50 ml से कम आ रहा है, 2 ml 3 ml 10 ml ब्लड आ रहा है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे? इसको अपन क्या बोलेंगे? जल्दी बताओ फटाफट जी। ओलिगोमेनोरिया बोलेंगे या हाइपोमेनोरिया? क्या बोलेंगे? राइट आंसर रहेगा सी, हाइपोमेनोरिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइपो यानी कि कम, हाइपो मतलब कम, तो इसको क्या बोलेंगे? हाइपोमेनोरिया। तो ये जो क्वेश्चन थे 25, आपको सच सच बताना है किसके कितने गलत गए। कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हो, दूसरी बार अटेम्प्ट कर रहे हो, गलत जाएंगे आपके, लेकिन आपकी प्रैक्टिस बराबर बनी रहेगी। आपको ईमानदारी से क्वेश्चन के आंसर देने हैं, और जो चीज एक्चुअल में आपको गलत है तो गलत ही काउंट करना है। आपको करना है, एक टारगेट बनाना है कि मेरे को इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सारे क्वेश्चन आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम में अटेम्प्ट करोगे तो चांसेस ज्यादा होंगे गलत होने के। तो आपको एक टारगेट बनाना है कि इतनी पेपर है, टफ है, पहले देखना है या इजी है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाएगा कि लेंथी पेपर दिए हैं कैसे क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन भी आप देखोगे उसमें पता चल जाएगा कि क्वेश्चन पेपर है वो टफ लग रहा है मेरे को। फिर पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, आप एक बार पूरा पेपर देखो। पेपर देखने के बाद जितनी भी क्वेश्चन है, 200 या 100 क्वेश्चन है, या 200 क्वेश्चन है, 250 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चनों पर नजर मार लो एक बार मोटा मोटा, हाँ कि पेपर कैसा है वो आपको मालूम चल जाएगा। या 50% क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो, उसमें भी आपको काफी हद तक मालूम चल जाएगा कि ये पेपर टफ है या इजी है। फिर उसके अकॉर्डिंग आपको टारगेट डिसाइड करना है कि कट ऑफ कितनी जा सकती है आपकी कैटेगरी वाइज। ओबीसी में तो कट ऑफ कितनी जा सकती है, ओबीसी में तो कितनी कट ऑफ जा सकती है, ST SC है तो कितनी कट ऑफ जा सकती है। उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं कि मेरे पास
मात्र अभी SC/ST में तो 70% में मेरा हो जाएगा, तो मेरे को 80% क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं ताकि कम से कम गलती हो, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग होती है। माइनस मार्किंग का आपको विशेष ध्यान रखना है। जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चन करोगे, जितनी ज़्यादा गलत होने के चांसेस होंगे और उतनी ही ज़्यादा आपके नेगेटिव मार्किंग होगी। ये याद रखना। आपको अपने टारगेट डिसाइड करना है कि इतना जा सकती है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन पुटअप करना है। सारे क्वेश्चन की कोशिश करोगे पुटअप करने की तो गलत होने के चांसेस ज्यादा होंगे, और जितने ज्यादा गलत होंगे उसके आपको नुकसान होगा। लेकिन वहीं पे अगर आपका क्वेश्चन बहुत इजी आया है तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पुटअप करना है। ठीक है, जितना हो सके उतने क्वेश्चन आपको पुटअप करने हैं अगर इजी पेपर आया है तो, क्योंकि वहां पे कट ऑफ बहुत जाने वाली है, बहुत ज्यादा जाने वाली है। तो वो ज्यादा आपके लिए पेपर के डिपेंड करेगा, आपको कौन सा पेपर अटेंड करना है, कौन सा पेपर पूरा करना है, कौन सा कम करना है, कितने % करना है। ये सारी चीजें आपके एग्जाम जब होता है उस समय आपको मालूम चल जाएगा। 50% तक आप सॉल्व कर लेते हो तो उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि मुझे इतना ही टारगेट रखना है, इसके ज्यादा मुझे जाना नहीं है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप नेक्स्ट क्लास लेके आऊंगा, ऐसे ही आपको एक्सरसाइज करवाता रहूंगा, टेंशन मत लो। बाय।